या फिर कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ाता हो। जो तीनों में से कोई भी एक काम करता हो, अच्छा काम करता हो, उसको आपको या तो पेड वेकेशन दो, या परफॉर्मेंस बोनस दो, या कंपनी में शेयर होल्डिंग दे दो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, या उसको कोई फ्लेक्सिबल वर्क टाइमिंग का आप बेनिफिट दे सकते हो, उसको बढ़िया कुर्सी दे सकते हो, उसकी कुर्सी अलग कर दो सबसे, उसको बड़ी कुर्सी दे दो क्योंकि इस महीने इसने अद्भुत काम करके दिखाया है। या आपके 150 लोग हैं तो आप 15 कुर्सियां ऐसी रख सकते हो, 10% लोगों के पास 15 कुर्सियां ऐसी रख सकते हो जिनको हर महीने चेंज होते रहेंगे। इस महीने ये 15 कुर्सियां इन 15 एम्प्लॉयज के पास में हैं, उनको थोड़ा इज्जत फील होगी जब उनकी अलग कुर्सी होगी, बाकियों की सबकी कुर्सी रेगुलर, इसकी कुर्सी है किंग साइज। फर्क पड़ जाता है इन चीजों से। छोटे छोटे सक्सेस को सेलिब्रेट करना सीखो, छोटे छोटे माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करो। जब आप ये करोगे, ऑन द स्पॉट इंसेंटिव दो। हमारे यहां अभी आईबीसी को हमने हेड ऑफिस में बुला लिया है, हेड ऑफिस से काम करते हैं वो लोग। तो हमने क्या कर रखे हैं, 500 के बहुत सारे नोट टांगे हैं वहां पे। जैसे ही वो कोई सेल्स करेगा तो सेल्स पे उसको इंसेंटिव, उसको वेरिएबल, उसकी कमाई तो होगी, पर साथ में वो 2,000 रुपए फटाफट 5 लोग के 4 नोट उतार लेगा और जेब में डाल लेगा। तो ये क्या है, ऑन द स्पॉट इंसेंटिव है। आप टाइमली सैलरी देते हो, टाइमली अप्रेजल देते हो, टाइमली प्रमोशन देते हो, बहुत अच्छी बात है। आप तेलंगाना में काम करते हो, अच्छा लगा सुन के। साउथ से जब लोग आते हैं अच्छा लगता है। लेकिन आप उसके साथ में उनको विजन और पर्पस दो, टाउन हॉल मीटिंग्स करके। आप अपने साथ में कॉफी विद सीईओ प्रोग्राम रखो। हर समय पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। कई बार ट्रॉफी और सर्टिफिकेट्स भी इतने इतने पावरफुल मीडियम होते हैं सामने वाले को अप्रिशिएट करने के लिए कि आप उसको कैश से रिप्लेस कर सकते हो। मैं टक 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 सीधा कंटेंट दूंगा भाई लोग, कोई बीच में गैस नहीं है, सीधा कंटेंट है। अपने नोट्स बनाते जाओ, ये लर्निंग्स आपको काम आएंगे। आप सब लीडरशिप फनल के पार्टिसिपेंट्स हैं। इन सेशंस का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है आपको, इन सेशन का खाली एक्स्ट्रा बेनिफिट है। आ जाओ, जल्दी आ जाओ, दरवाजा बंद कर दो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। लाइव चल रहा है तो कभी कभी आजू बाजू लोग आते हैं तो उनको मैसेज देना होता है। तो परफॉर्मेंस लिंक करो, सब कुछ सब कुछ परफॉर्मेंस लिंक करो। चाहे मंथली पार्टी कर रहे हो, चाहे आउटिंग कर रहे हो, चाहे स्पोर्ट्स इवेंट कर रहे हो, चाहे मोटिवेशनल मूवी के लिए फ्री टिकट दे रहे हो उनको, चाहे उनका नेटफ्लिक्स फ्री कर रहे हो, परफॉर्मेंस लिंक कर दो। उनकी फोटो केस स्टडी बना के सोशल मीडिया पर डालो, परफॉर्मेंस लिंक कर दो। उनको लॉयल्टी बोनस दो। स्टार परफॉर्मर को कहीं अवार्ड लेने जाना है, बहुत बढ़िया परफॉर्मर, उसको भेजो। 100% अटेंडेंस हो गई है। अगर ये चीजें आपने ठीक से कर दिया तो आपको फर्क पड़ जाएगा। एम्प्लॉय एक नई नवेली बहू की तरह होता है, बात बात पर उसे खुश रखो। जब उसका पेट रिकॉग्निशन से भरेगा तो वो ना भाव खाएगा और ना भाग के कहीं और जाएगा। तो अब मैं चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। धन्यवाद। हरसिमरन मैम, अगर आपको बीच में कुछ कहना हो, आवाज ठीक आ रही हो, सब ओके है, थम्स अप आप कर सकते हो, मुझे बता सकते हो, कंफर्म कर सकते हो। बीच बीच में आपसे चर्चा होती रहेगी। अनमोल जी, आप भी कंफर्म कर सकते हो कि आवाज ठीक आ रही है। सर, आई हैव डन लीडरशिप फनल ट्वाइस बट आई डिड नॉट गेट माई आंसर। आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट। ये देवेंद्र यादव है कोई? देवेंद्र यादव का सवाल ले लेते हैं अगर यहाँ सवाल है तो। I have given a feedback to your team many times but did not get any result. My work of UPVC doors and window, PVC doors and window, I have not been able to go above 5 crores for 14 years. I am not getting a good sales team. There is a lot of rate competition. There is a lot of low price competition. Okay. तो देवेंद्र यादव, ये क्वेश्चन आप अभी भेजने की जगह है, आप क्या करिए, जब हम क्वेश्चन मांगते हैं आपसे, आपको कॉल आए होंगे सब लोगों को, तब भेजिए इन क्वेश्चंस को। आप तब अगर भेजेंगे, पहले से क्वेश्चन दे देंगे, मैं पढ़ के रखूंगा। सारे क्वेश्चंस मेरे पास सब इकट्ठे करके रखे हुए मैंने यहाँ पे, पर फिर भी इसका आंसर दूंगा अभी आपको मैं, देवेंद्र यादव जी। आई गिव द आंसर। पर मैं एक और सेशन करने वाला हूँ कमिंग मंथ में। कब कर रहे हैं हर्षिमरन मैम, अगर आप अनाउंस कर सको? क्या डेट दिया हर्षिमरन मैम ने? 9th या 10th है ना? 10th है ना? 10th है। 10th कितने बजे है? 9th we are doing, अच्छा sorry, yeah, 10th sir. 9th है कि 10th है मैम? Sir 10th है 7:30 onwards. 10th 7:30 पे ये सारे कोचेस को बोलूंगा, आज कुछ क्वेश्चन अगर जो चैट बॉक्स में आ रहे हैं, मैं अगर साथ में नहीं ले पा रहा हूं तो उस दिन के लिए मेरे पास रखवा दीजिए। मैं ये सब 10th को 7:30 पे भी क्वेश्चन लूंगा, लेकिन आज भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन जो आप लोगों ने भेजे मैं ले ही रहा हूं। ये दिनेश गुप्ता है कोंडली से। कोंडली मुझे मालूम नहीं कहां है, कुंडली तो पता है मुझे, सोनीपत के पास है। कोंडली आई एम नॉट अवेयर। तो ये दिनेश गुप्ता है। मेरा ग्लास था यहाँ पे यार, जो मैं इलेक्ट्रोलाइट ले रहा था, कहाँ चला गया? ओहो। तो कोंडली से है ये, 41 साल के बिजनेसमैन है और पिछले 20 साल से 4-5 सेमी सक्सेसफुल बिजनेस किए। मैंने हमेशा ट्रेंड को फॉलो किया, लेकिन फिर भी जितना ग्रोथ सोचा उतना नहीं मिला। ट्रेंड को फॉलो किया, ग्रोथ नहीं मिला। भाई यही गलती किया, ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं, ट्रेंड को लीड करते हैं।
लीड करने का तरीका क्या है? लीडरशिप फन की जो शुरुआत है, कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करो कस्टमर आपके बिना सॉल्व ना कर पाए। इसको हम बोलते हैं हैसल प्रीमियम। कस्टमर की प्रॉब्लम ढूंढ करके, जैसे मैंने आपको एक बार उदाहरण दिया था, रेडी टू ईट फूड, रेडी टू ईट डिशेज आई, रेडी टू ईट रोटी राइस आया, रेडी टू ईट मसाले आए, रेडी टू ईट पैकेट्स आए, फूड पैकेट्स आए। बिजनेस आसानी से वही बना पाता है जो कस्टमर की लाइफ को आसान बना पाता है। तो सी इन कस्टमर इज कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। मैंने इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए थे, अगर आपको याद हो, मीट सब्स्टिट्यूट्स आए, तो जो कंपनीज आई इसमें आके उनको जल्दी फंडिंग मिली, क्योंकि बटर चिकन, मटन कोरमा या मटन करी खाता है, मटन बिरयानी खाता है, सीख कबाब खाता है, छोड़ने का मन करता है लेकिन छोड़ नहीं पाता क्योंकि टेस्ट बड़ा अच्छा लगा है, तो प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन मील जैसे आ गए। चिकन कटलेट में चिकन नहीं है, चिकन कटलेट में भी वेजिटेरियन प्लांट बेस्ड फूड ही है। तो ये क्या किया इन लोगों ने, जैसे मैं एक दफा उदाहरण दिया था कलर कोडेड थर्मोमीटर का, कि कलर कोडेड थर्मोमीटर के थर्मोमीटर देख करके पता चल जाए कि रंग से पता चल जाए बुखार कितना है। तो रेडी टू वेयर प्री स्टिच साड़ी आने लग गई। एक वॉकिंग स्टिक का मेरे को फाउंडर है विवेक ओबरॉय, उनका उदाहरण दिया स्मार्ट वॉकिंग स्टिक का, कि स्मार्ट वॉकिंग स्टिक में उन्होंने क्या किया, जो बूढ़े की या अंधे की लाठी है, विजुअली चैलेंज्ड है, विजुअली इंपेयर्ड है, या प्रेग्नेंट महिला है, उसकी जिंदगी में प्रवेश करो और जाके देखो कि उसकी कौन सी अनसॉल्व प्रॉब्लम थी। वो लाठी में क्या क्या डाल सकते थे, तो लाठी में स्टेप्स काउंट करना डाल दिया, दवाई का रिमाइंडर डाल दिया, अगर गिरने की पॉसिबिलिटी दिख रही तो फॉल डिटेक्ट डाल दिया, डायरेक्शन और नेविगेशन डाल दिया, कोई ऑब्स्टेकल आने वाला है तो लाठी पहले ही चेक कर लेगा, ऑब्स्टेकल अलर्ट डाल दिया, कोई इमरजेंसी आ गई, गिर ही गए हैं तो इमरजेंसी अलार्म डाल दिया, उसमें टॉर्च डाल दिया अंधेरा है तो, उसमें म्यूजिक डाल दिया, उसमें यूएसबी पोर्ट डाल दिए, उसको चार्ज करने का सिस्टम बना दिया। तो ये क्या किया, ये ट्रेंड को फॉलो नहीं किया, इन्होंने ट्रेंड क्रिएट किया कस्टमर की जर्नी में घुस के, कि अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो उसको लाठी में क्या क्या चीजें उसकी जिंदगी में जो कमी है वो लाठी में डाल दूं। अब ये कोई इनोवेशन नहीं है, ये इंटीग्रेशन है, ये इंस्पायर्ड एग्जीक्यूशन है, इनोवेशन नहीं है। कोई मेडिसिन रिमाइंडर या फॉल्ट डिटेक्ट या ऑब्स्टेकल अलर्ट या इमरजेंसी अलार्म या यूएसबी पोर्ट या नेविगेशन का सिस्टम या टॉर्च का सिस्टम, ये सब तो पहले से ही है, बस खाली इंटीग्रेट किए हैं। ये इंस्पायर्ड एग्जीक्यूशन है। तो ये क्या किया, इन्होंने ट्रेंड को फॉलो नहीं किया, इन्होंने ट्रेंड क्रिएट किया है। आजकल वो क्या बोलते हैं, पोर्टेबल गारमेंट स्टीमर्स आ गए हैं, जो मैं अपने लिए इस्तेमाल भी करता हूं जब मैं ट्रैवल करता हूं। हेयर एक्सटेंशन औरतों के, लगेज में भी यूएसबी चार्जिंग आ गई है। तो जब भी आप बिजनेस करते हो ना, तो आपको क्या देखना है कि या तो मैं कस्टमर का टाइम बचा लूं, या मैं कस्टमर की मेहनत बचा लूं, या मैं कोई कस्टमर के कंफ्यूजन को खत्म कर दूं, या मैं कस्टमर को कॉस्ट इफेक्टिव माल दे दूं, सस्ता माल दे दूं, या मैं कस्टमर को कोई स्पेशलाइज स्किल चाहिए था वो दे दूं। आज का जो कस्टमर है ना, वो कन्वीनियंस के लिए ज्यादा पैसा देने को भी तैयार है। सो व्हाट इज राइट इज ऑफन फॉरगॉटन बाय व्हाट इज कन्वीनियंट। सो रियल इनोवेशन जो है वो उस प्रोडक्ट में है जो कस्टमर को कई बार पता भी नहीं होता कि उसको चाहिए, लेकिन वो ले लेता है, क्यों, जब उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। इंडस्ट्री का परचेज मैनेजर का डेटा प्रॉपर कहां से मिलेगा, ऑटो टेलीकॉलर थर्ड पार्टी। आई एम सॉरी हरसिमरन मैम, आप यहां लिख दीजिएगा कि मैं चैट के अभी क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगा, चैट के क्वेश्चन में मेरे को बहुत डिस्ट्रैक्शन होएगा। तो मेरे पास जो क्वेश्चन लिख के दिए गए हैं हमारे लीडरशिप फनल के कोचेस के द्वारा, अभी मैं वो सारे ले रहा हूं। सो एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, भारत में नया नहीं है, स्केल नया है। तो आपको गड्ढे ढूंढने हैं, गैप्स ढूंढने हैं, ट्रेंड को फॉलो नहीं करना है। तो जब आपने कस्टमर का टाइम बचा लिया, उसका एफर्ट बचा लिया, उसके कंफ्यूजन घटा दी, उसको कॉस्ट इफेक्टिव दे दिया, उसकी प्रायोरिटीज को मैनेज कर लिया, उसको मान लो कोई वेंडर चाहिए, उसको कोई स्किल चाहिए, उसको कोई कन्वीनियंस चाहिए, आपने वो ढूंढ ली, और जिसने भी कन्वीनियंस ओवर कॉस्ट की फिलॉसफी को समझ लिया है, वो ग्रो और बिजनेस को अपने आप एक्सपैंड कर पाता है। मैं एक्सपेंशन के लिए आज आपको, हमारे साथ जितने भी लोग हैं, आप लोग को गुड न्यूज दे देता हूं मैं। अभी हमारे साथ लगभग 250 लोग हैं यहाँ पे। 250 लोगों के लिए गुड न्यूज क्या है? एक गुड न्यूज ये है कि मैंने रॉयल एलीट क्लब लॉन्च किया है। वहां मैं लोगों को वो स्ट्रैटेजीज देता हूं जहां बिजनेस को स्केल करते हैं। अगर आपका बिजनेस चल रहा है और स्केल करना है तो रॉयल एलीट क्लब में आप आ सकते हो। रॉयल एलीट क्लब में करने जा रहा हूं इसी महीने मई के अंदर करने जा रहा हूं, 18th और 19th को दिल्ली में करूंगा, 5 स्टार होटल 7 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर। वहां आपको सिखाऊंगा कि प्रॉफिटेबल पाइपलाइन कैसे बनाते हैं कैश ग्रोथ प्रॉफिट की। वो केवल बड़े बिजनेसेस के लिए। अगर लीडरशिप फर्म में आने के बाद भी आपने बिजनेस नहीं किया, जॉब कर रहे थे, या बहुत छोटा बिजनेस है, या प्री रेवेन्यू स्टेज पे है, तो आपके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, अब उनको बड़ा करना है, और नया मार्केट को अनलॉक करना है, कोई मर्जर्स एंड एक्विजिशन सीखना है, तो उसको रॉयल एलीट क्लब में आना चाहिए। अपना डिस्ट्रीब्यूशन का वेब क्रिएट करना है, उसको बड़े फॉर्च्यून की अब तैयारी करनी है, उसको लैटरल फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करना है,
उसको जनरेशनल बिजनेस को सेट करना है। जनरेशनल बिजनेस होता है कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन फैमिली रन बिजनेस जो होते हैं, जिनको प्रोफेशनली ड्राइव करना, तो क्या करें। उनको कोई कॉर्नर शॉप है, उसको चेन स्टोर में कन्वर्ट करना, तो क्या किया जाए। उनको एम्प्लॉय बेस्ड, इंडिविजुअल एम्प्लॉय बेस्ड पीएनएल कैसे निकाले जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, इंडिविजुअल एम्प्लॉय का प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकाला जाता है। हाँ? उनको, राहुल सर क्या इशू है, ऑल गुड, क्या कह रहे हैं। ब्रांडेड एंटरप्रेन्योरशिप सीखना है आपको, पार्टनर्ड एंटरप्रेन्योरशिप सीखना है आपको, आपको एसओपी बनाने हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। तो ये 2 दिन का एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है, एक 5 स्टार प्रॉपर्टी में मैं कर रहा हूं, और इसमें केवल 50 लोग अलाउड है, केवल 50 लोग, उससे ज्यादा अलाउड नहीं है इसके अंदर। और ज्यादा बुकिंग आ जाती है तो भी हम नहीं लेते हैं, केवल 50 ही लोग अलाउड है। इसमें डायरेक्ट आप मुझसे क्वेश्चन आंसर करते हैं, नेटवर्क करते हैं टॉप बिजनेसमैन के साथ में, मैनुअल्स मिलते हैं आपको, आपको लिस्टिंग और वैल्यूएशन की तैयारी करनी है, उसकी तैयारी कराते हैं आपको, बिजनेस एक्सपेंशन की सारी स्ट्रैटेजी देते हैं। तो 18th 19th में सैटरडे और संडे दिल्ली एनसीआर में हम करने जा रहे हैं, एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है। आप अपनी, यहाँ पे आपको फॉर्म आ रहा होगा, गूगल फॉर्म मिल जाएगा आपको चैट बॉक्स के अंदर, वो गूगल फॉर्म का लिंक लीजिए और उसमें आप अपनी डिटेल भर दीजिए, आपको हमारी टीम कॉल करके बता देंगे कि आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं नहीं। रॉयल एलीट क्लब केवल 50 लोग के लिए होता है, इससे ज्यादा लोग इसमें अलाउड नहीं है। अगर ज्यादा बुकिंग भी आती तो भी अलाउड नहीं है, हम उतने ही लेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ में डिनर भी होता है, तो मैं इन 50 लोगों के साथ रात को बैठ के भोजन भी करता हूँ। तो फर्स्ट डे हम शुरू करते हैं, रात भोजन तक रहते हैं साथ में, अगले दिन हम लोग शुरू करते हैं और शाम को हम चेकआउट करके निकल जाते हैं। तो आप किसी और शहर से आ रहे हैं तो अपनी फ्लाइट भी बुक कर सकते हैं। बहरहाल मैं अगले प्रश्न की तरफ चलता हूं। मैं अपनी कंपनी में सीईओ हूं, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम डेलीगेशन है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एंड अप डूइंग एवरीथिंग ऑन माई ओन, विच इज अल्टीमेटली हैम्परिंग माई ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। मैं क्या करूं। राजवीर सिंह, गुड़गांव। अच्छा, तो क्वेश्चन बेसिकली ये है डेलीगेशन और प्रोडक्टिविटी के ऊपर, डेलीगेशन और प्रोडक्टिविटी के ऊपर। देखिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूं वो एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहली चीज मैं ये करता हूं कि मैं राइट लोगों को चूज करता हूं, दैट स्टेप 1। जब हायर करो तो एक कैटेगरी आदमी हायर करो, एक कैटेगरी आदमी हायर करो, आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। अब आदमी एक कैटेगरी है, एक कैटेगरी के लिए 4 चीजें होती है ना, आगे का पोटेंशियल, पीछे का परफॉर्मेंस, स्किल और विल, इससे पता चलता है एक कैटेगरी आदमी। एक कैटेगरी आदमी ले लिया तो स्टेप 2 आता है, उसके साथ मिल करके डायरेक्शन को क्रिएट कर लो, मिल करके डिसाइड करो कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। फिर आता तीसरा स्टेप, डिसाइड कर लिया, मिल करके विजन बना लिया, डायरेक्शन बना लिया। अब जो रोज के छोटे डिसीजंस हैं वो उनको खुद लेने दो। चौथा, अगर वो परफॉर्म कर गए तो उसमें कॉम्पेंसेशन बढ़ा दो, वेरिएबल पार्ट बढ़ा दो, इंसेंटिव बढ़ा दो। और पांचवा, अब आप उनको उड़ने दो, अब आपको उन्हें कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा, मैनेज नहीं करना पड़ेगा। पर अमूमन लोग डेलीगेट क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि कंट्रोल फ्रीक सिंड्रोम होता है। मैं बेटर कर सकता हूं तो मैं खुद ही कर लूंगा, मैं जल्दी कर सकता हूं मैं खुद ही कर लूंगा, और इसीलिए आपकी प्रोडक्टिविटी भी चली जाती है। या मैं इतना बिजी हूं, मैं क्या सिखाऊं उनको, भाई इनको वो काम देने में इतना टाइम लग जाएगा, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। या फिर वो, उन पे पहले ही बहुत काम है, वो वैसे भी नहीं करने वाले। अलग अलग प्रकार की मानसिकताएं होती है जिनसे हम काम देते नहीं किसी को भी। अच्छा, कोई एम्प्लॉय होता है तो उसकी दिक्कत होती है मैं पहली बार मैनेजर बनाऊं। अगर मैंने ये अर्न किया है इस पोजीशन को, अब मैं दूसरे को काम दे दूंगा तो भाई मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। तो कई बार हमारे को ना इनसिक्योरिटी भी रहती है कि अगर यही कर जाएगा सब कुछ तो मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सीनियर लीडरशिप का होता है इनसिक्योरिटी, एंटरप्रेन्योर को तो नहीं होती इनसिक्योरिटी। फिर कई बार हमारे को एक फियर ऑफ रिजेक्शन भी होता है कि यार मैंने इसको काम दिया से मना कर दिया तो बेइज्जती हो जाएगी खाम खाम में, तो हम बोलते नहीं, बात नहीं करते उससे। ये लोग होते हैं तो थोड़े साइलेंट रहते हैं। कई बार ये कारण होता है कि मैं सामने वाले पर ट्रस्ट ही नहीं कर पाता कि कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उन्हें बिल्ड नहीं करते हैं। तो आपको ना रेडीमेड एम्प्लॉय कभी भी नहीं मिलेगा, आपको एम्प्लॉय बिल्ड करने पड़ते हैं। रेडीमेड आपको सेमी फिनिश्ड एम्प्लॉय मिलेंगे हमेशा, फिनिशिंग आपको खुद करनी पड़ेगी। 50% रेडी एम्प्लॉय मिल सकता है आपको बाजार में, 100% रेडी एम्प्लॉय नहीं मिलता है। बाकी सारी पॉलिशिंग फिनिशिंग आपको खुद करनी पड़ती है। अभी हम एजेंट बनाते हैं एरिया वाइज। ओमकार कदम डिजिटल लीडरशिप फनल प्रोग्राम चल रहा है। Yes, sir, we required mentorship for our brand. This is really difficult, yaar. I won't be able to handle this. Sorry, sir. SG, जेंटलमैन SG हैं जिन्होंने लिखा है, मेरे लिए मुश्किल होगा इस तरह एक एक चीज को लेना यहाँ से उठा के। आपको मेंटरशिप चाहिए, आप अपने कोच से बोलिए,
कोच आपको बता सकते हैं। हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, एक आइडिया टू आईपीओ। उसमें हम कंपनी सिलेक्ट करते हैं जिनके साथ हमें काम करना है, और अगर आपकी कंपनी सिलेक्ट हो जाती है तो फिर मैं आपको अगले 3 साल तक मेंटोरशिप देता हूं, जब तक आप 200, 500, 1000, 1500, 2000 करोड़ के नहीं हो जाते। तो ऐसी 100 कंपनीज हम एक्वायर कर रहे हैं, अगले 2 क्वार्टर के अंदर करेंगे। अभी हमने शुरू किया है, अभी 12 कंपनीज लगभग हम फाइनल कर चुके हैं अपने साथ में। मैं इसके बारे में और बताता हूं, पहले मेरे को आगे चलने दीजिए। तो अगर आप टीम बिल्ड कर रहे हैं और डेलीगेट करना है, तो याद रखिए वो आई डू यूसी मॉडल जो आपने फ्रेमवर्क किया हुआ। आई डू यूसी, मैं करूंगा आप देखो, उसके बाद आप करो मैं देखूंगा, और उसके बाद फिर आप मुझे रिपोर्ट करना शुरू कर दो इमीडिएटली, फिर रूटीनली रिपोर्ट करो। इससे आप क्रिटिकल को रिपीटेबल बना देते हो। ये आपको याद होगा, आपने इसका फ्रेमवर्क किया हुआ, नहीं किया तो सारे फ्रेमवर्क कंप्लीट करिए, अपने अपने फ्रेमवर्क को पूरी तरह कंप्लीट करिए। अब मैं अगले प्रश्न की तरफ चलता हूं। मेरा आज का चौथा या पांचवा प्रश्न है ये। मैं एक लेदर बैग मैन्युफैक्चरर हूं, मुझे एक्सपैंड करना है बिजनेस पैन इंडिया एंड ओवरसीज। एक्सपोर्ट करना चाहते हैं आप और पैन इंडिया जाना चाहते हैं, ओके। प्लीज सजेस्ट द रिक्वायर्ड स्टेप्स आई कैन टेक। रोहन श्रीवास्तव, कानपुर, ओके। नॉर्मली श्रीवास्तव जो होते हैं कायस्थ होते हैं, नॉर्मली ये लोग बिजनेस नहीं करते, पर रोहन आपको मेरी तरफ से बहुत बधाई, आप बिजनेस कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, बहुत शुभकामनाएं। आप एक लेदर बैग बनाने वाली कंपनी है, लेदर बहुत बनता भी है कानपुर में, मैं जानता हूं, और आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो रॉ मटेरियल आपको अच्छा मिल रहा होगा वहां पे। लेकिन जब आप एक्सपैंड करने जा रहे हैं तो याद रखिए उस कंट्री में या उस जगह पे एक्सपैंड करिए जहां पे एडम स्मिथ का 4 पॉइंट का एक फ्रेमवर्क है मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। ये आज से 200 साल पहले किताब लिखी गई थी एडम स्मिथ की। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये एक किताब है, वेल्थ ऑफ नेशंस, ये किताब का नाम है, 200 साल पहले लिखी थी किताब है, वेल्थ ऑफ नेशंस, मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। उसमें मैं आपको समराइज करके बताता हूं, बहुत मोटी किताब है, समरी में बताता हूं। 4 पॉइंट है इसमें, वेल्थ ऑफ नेशंस में। 4, जिस भी देश में आपको धंधा करना है उस देश में देखिए कि पॉपुलेशन का जो इंडेक्स है वो 2+ होना चाहिए, बर्थ रेट जो है, या पॉपुलेशन का जो इंडेक्स है। जैसे अब जर्मनी है, जापान में जाओगे, जर्मनी में जाओगे, जर्मनी इज मोस्ट प्रोन टू, न्यूजीलैंड में जाओगे, ऑस्ट्रेलिया जाओगे, ये सारे इस समय रिसेशन में चले गए हैं क्योंकि ये 4 पॉइंट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक, वहां पॉपुलेशन चल रही है इस समय, ग्रोथ रेट है 0.5 का। 0.5 का अर्थ क्या हुआ? 0.5 का अर्थ हुआ जैसे ये है पति, ये है पत्नी, इन्होंने एक भी बच्चा पैदा नहीं किया, ये एक और पति और एक और पत्नी, इन्होंने एक बच्चा पैदा किया, तो 4 लोगों पे एक बच्चा आया, 4 लोगों पे एक बच्चा आया। जो क्या होगा, आपकी पॉपुलेशन के जो नेटिव लोग हैं वो एक जनरेशन पार करते ही 1/4 रह जाएगा, 3/4 पॉपुलेशन साफ। तो जिस भी देश में पॉपुलेशन 2 से प्लस चल रही है, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, यानी कि एक पति पत्नी मिलकर के कम से कम 2 बच्चे कर रहे हैं या 3 कर रहे हैं, तो वहां पे आपका पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी होती है। इसके नुकसान है, हम जानते हैं, हम मानते हैं, लेकिन अगर पॉपुलेशन है वहां पे और ग्रोइंग पॉपुलेशन है तो यंग पॉपुलेशन मिलेगी आपको वहां। नहीं तो क्या होगा, पूरे यूरोप में घूमोगे ना, पूरे यूरोप ऐसे लगेगा जैसे बूढ़े लोगों का देश, पूरे कंट्रीज है सारी की सारी बूढ़े लोगों की कंट्रीज हैं। शाम को मार्केट में निकल जाओ आप, किसी बड़े अच्छे देश में चले जाओ आप मार्केट में, हाँ, जैसे आप जाओ बुडापेस्ट, बुडापेस्ट, बुडापेस्ट कौन सी कंट्री, शायद हंगरी, वहां जाओ आप, शाम को किसी भी मार्केट में निकल जाओगे रात को आप, तो आपको बूढ़े लोग दिखाई पड़ेंगे, वहां जवान है ही नहीं। क्यों? क्योंकि नेटिव पॉपुलेशन खत्म होती जा रही है, लोग बच्चे पैदा ही नहीं करना चाह रहे, बच्चे बढ़ा ही नहीं रहे हैं, जिसके कारण कोई भी दुनिया के देश अब वहां आकर के इन्वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि वहां अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो पहला हो गया पॉपुलेशन। दूसरा है टेंडेंसी टू कंज्यूम। टेंडेंसी टू कंज्यूम का मतलब हुआ कि यहां लोगों का पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, इसको बोलते हैं पीडीआई, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम अच्छी होनी चाहिए, लोग खर्च करने को तैयार हो, और वहां सरकार या जो भी है वो ऐसी होनी चाहिए, जो भी वहां पे लीडरशिप है उस देश की वो ऐसी होनी चाहिए जिसका भय ना हो, लोगों में डर ना हो, लोग खर्च करने को तैयार हो, खर्च करते वक्त कोई उन्हें कंट्रोल ना करे। जैसे चाइना है, चाइना बहुत कंट्रोल करते हैं वहां पे अपनी पॉपुलेशन को, वहां टेंडेंसी टू कंज्यूम नहीं है, पॉपुलेशन है लेकिन टेंडेंसी टू कंज्यूम नहीं है। इंडिया में है टेंडेंसी टू कंज्यूम, यहां लोग खर्च करते हैं, यहां कर सकते हैं क्योंकि यहां कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है ऐसा। नॉर्थ कोरिया चले जाओगे तो भयंकर कंट्रोल है, आप क्या खर्च करोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, सब देश डिसाइड करता है। तो एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पर हम जा रहे हैं।
जैसे यूएस है, यूएस में टेंडेंसी टू कंज्यूम है, वहां कोई कंट्रोल नहीं करने वाला किसी को, वहां की डेमोक्रेसी ऐसी है, आप आराम से खर्च कर सकते हो, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। तो 2 पॉइंट बताए, पॉपुलेशन, टेंडेंसी टू कंज्यूम। तीसरा है उस देश में एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए, और चौथा है उस देश में इनोवेशन होना चाहिए। तो इंडिया को 4 में से 3.5 नंबर मिलते हैं। इंडिया खाली इनोवेशन में पीछे है, आधा नंबर दे रहे हैं उसमें। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप, रीजनल एंटरप्रेन्योरशिप में इंडिया इज वेरी गुड, टेंडेंसी टू कंज्यूम में इंडिया इज वेरी गुड, पॉपुलेशन में इंडिया इज वेरी गुड। खाली इनोवेशन में हम आधा नंबर दे रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय यूएस में जाके इनोवेशन करते हैं या इजराइल में जाके करते हैं, इंडिया में नहीं कर पाते, इंडिया में एग्जीक्यूशन करते हैं, इनोवेशन नहीं कर पाते हैं। तो इसमें आधा नंबर दिया जा रहा है, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ स्टार्टअप्स की जो टॉप 10 सिटीज है हमारे देश की, उसमें से 2 या 3 ही अच्छी चल रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हैदराबाद अच्छा कर रहा है, सबसे अच्छा बेंगलुरु है, उसके बाद पुणे है, फिर आता है मुंबई या दिल्ली, गुड़गांव। तो ये अभी बहुत पीछे हैं। आगे चलते हैं। फिर भी अगर आपको एक्सपैंड करना, आपको समझ में आ गया इन 4 पॉइंट फ्रेमवर्क से मैं इस देश में या इस शहर में या इस राज्य में एक्सपैंड करूंगा, तो जब जाते हैं तो ये चेक करिएगा कि वहां आपको रॉ मटेरियल मिल रहे हैं, रिसोर्सेज मिल रहे हैं और मैन पावर मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर आपको टेक्नोलॉजी का बिजनेस करना है तो आप पीलीभीत में नहीं करेंगे, दिल्ली में नहीं करेंगे, बैंगलोर में करेंगे। तो जिस चीज का बिजनेस करना, जैसे लेदर का आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कानपुर से कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको शुरू में बधाई दी, क्योंकि वहां रिसोर्सेज हैं, रॉ मटेरियल है। फिर अगर आप बाहर जा रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं कि कानपुर से और लेदर बैग मैन्युफैक्चरर्स या कंसोर्टियम भी बना सकते हो एक्सपोर्ट करते वक्त, क्योंकि अननोन मार्केट का रिस्क है, अननोन मार्केट का फियर है, अननोन मार्केट का एक्सपेंशन है, और रिस्क लेने पर रिवॉर्ड तो है पर रिस्क भी है। तो रिस्क को खत्म करने के लिए 5 बिजनेसमैन 7 बिजनेसमैन इकट्ठे मिलकर चले जाओ, वो एक अच्छा तरीका होगा आपके लिए। लेदर बैग, मैं खाली आंसर उनको नहीं दे रहा हूं, आंसर सबको दे रहा हूं, तो सारे के सारे सुनिएगा, इन आंसर का फायदा सबको होगा, जितने 270 लोग हैं इस समय यहाँ पे। ऐसा मत सोचिए कि खाली उन्हीं को आंसर दिया जा रहा है, भैया को, श्रीवास्तव जी को आंसर दिया जा रहा है, इन आंसर का फायदा सबको होने वाला है। दूसरा, श्रीवास्तव जी, एक और चीज है, पहले ये चेक कर लो यूपी की मार्केट पूरी कैप्चर कर ली कि नहीं कर ली कानपुर से निकल के। जब होम मार्केट सैचुरेट होती तभी बाहर जाया जाता है। आपकी होम मार्केट ही अगर आपने पूरी कैप्चर नहीं करी तो बाहर क्यों जाना चाहते हो, पैन इंडिया क्यों जाना चाहते हो, वो ठीक नहीं है। मैं आपको समझाता हूं, जैसे सैमसंग थी, सैमसंग जो है वो फटाफट से कोरिया से निकली बाहर। क्यों? साउथ कोरिया बहुत छोटा सा है, फटाफट सैचुरेट हो गया, नन्ना सा देश है साउथ कोरिया, इतना छोटा देश है। साउथ कोरिया से उनको जल्दी बाहर निकलना पड़ गया, पूरा देश कवर कर लिया उन्होंने, ऐसे पूरी दुनिया में गए, क्योंकि होम मार्केट सैचुरेट हो गए। पर ओप्पो वीवो को अगर आप देखोगे, उनको बहुत साल लग गए चाइना से बाहर निकलने में, क्योंकि चाइना बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी ज्योग्राफी है चाइना की, तो उनको होम मार्केट सैचुरेट करने में टाइम लग गया। वन प्लस, ओप्पो, वीवो, ये तीनों एक ही ब्रांड की कंपनीज हैं, एक ही ओनर है इन तीनों का, वन प्लस का भी, ओप्पो का भी और वीवो का भी। इनको चाइना से निकलने में टाइम लगा, मार्केट बहुत बड़ी है। आप कानपुर से निकल रहे, पहले उत्तर प्रदेश कवर करो, उत्तर प्रदेश के बाद आप आओ थोड़ा और नॉर्थ में आओ, एमपी सीजी जा सकते हो आप, क्योंकि अब कानपुर में हो तो मध्य प्रदेश पास पड़ेगा आपको, आप वहां से और ऊपर आ सकते हो, दिल्ली हरियाणा की तरफ आ सकते हो, नीचे जा सकते हो, थोड़ा बिहार की तरफ जा सकते हो, नॉर्थ ईस्ट जा सकते हो। तो पहले आसपास की मार्केट कवर करो और धंधा वहां करो जहां से लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम आती हो। जैसे दैनिक भास्कर का जो अखबार का सबसे बड़ा था वो भोपाल में था, तो मध्य प्रदेश से शुरुआत करी उन्होंने। ये नहीं कि भोपाल से अखबार छाप करके साउथ में भेजना शुरू कर दिया या एक्सट्रीम नॉर्थ में भेजना शुरू कर दिया। जहां यूनिट है उनकी, जहां अखबार छपता है उसके आसपास शुरू करें, ताकि आपकी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम आए। जैसे एपीएल अपोलो है, एपीएल अपोलो ने साउथ को पहले कैप्चर किया। जब हमसे मिले थे संजय गुप्ता, एपीएल अपोलो के चेयरमैन, उस समय 8,000 करोड़ पे थे जब मैंने उनका केस स्टडी बनाया था। आज वो 42,000 करोड़ पे हैं, इस समय 45,000 करोड़ पे हैं। 8,000 करोड़ से 45,000 करोड़, ह्यूज जर्नी लास्ट 2-3 साल के अंदर। और उन्होंने हमेशा क्या किया, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए, अगर साउथ में उनके पास में उन्होंने प्लांट बनाया अपना, तो वहां से एक्सपेंशन शुरू करते हैं ताकि आपका ट्रैवल का खर्चा घटे। फिर अगर कानपुर से ही ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन कानपुर के आसपास करो, पर इंटरनेट ई कॉमर्स बेस्ड एक्सपेंशन पूरे इंडिया में कर सकते हो वहीं से। चाहे आप अलीबाबा के थ्रू करते हो, अमेजॉन के थ्रू करते हो, रियल एस्टेट है तो एयरबीएनबी के थ्रू करते हो, है ना, आप सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू करते हो, अपने बिजनेस को एक्सपांड करते हो। आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के अलावा, अलीबाबा के अलावा
आप जस्ट डायल से करते हो या आप उससे करते हो, क्या नाम है उसका, दिनेश अग्रवाल जी वाली कंपनी है, क्या नाम है कंपनी का, हाँ, ये नोएडा में जो कंपनी है, इंडिया मार्ट, इंडिया मार्ट से करते हो। तो ये क्या है, ये इंटरनेट बेस्ड ई कॉमर्स कंपनीज हैं। यहां से आप डिजिटल एक्सपेंशन कर सकते हो, आपकी एक्स्ट्रा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल ब्लॉक नहीं हो रही है। पर जहां भी आप जा रहे हो वहां के पॉलिटिकल फैक्टर्स, वहां का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जरूर चेक करो। जैसे सिंगापुर, लंदन, चाइना, न्यूयॉर्क, इनका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल्कुल ही नहीं है। तो दो एक्सट्रीम बता दिए मैंने आपको। वहां के जब इकोनॉमिक और लीगल फैक्टर्स आप स्टडी करोगे ना डेस्टिनेशन कंट्री के, तो आपको पता चलेगा कि आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कौन से देशों के साथ में है। कुछ कंट्रीज जो आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वहां से शुरुआत आप कर सकते हो एक्सपोर्ट बिजनेस की। जैसे इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट थाईलैंड के साथ है, इंडोनेशिया के साथ है, सिंगापुर के साथ है, वियतनाम के साथ है, म्यांमार के साथ है, मलेशिया के साथ है, श्रीलंका के साथ, इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है हमारा। इनसे शुरू करो, आप यहां से बिजनेस करना आसान है आपके लिए। और जब भी आप एक्सपेंशन करते हो अपनी वर्किंग कैपिटल को जरूर चेक करके रखो, सिक्योर योर वर्किंग कैपिटल। नहीं तो askme.com, ऑटो राजा, कैब ऑटो, टैलेंट पैड, फैशन आरा, स्नैपडील, फ्रैंकली मे, ये सब खत्म हो गए क्योंकि वर्किंग कैपिटल बची नहीं और एक्सपेंशन में चलते चले गए, एक्सपेंशन की तरफ चलते चले गए, खत्म होते चले गए। पर फिर भी श्रीवास्तव जी ये कहूंगा कि जिस भी मार्केट में आप एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं वहां लोकलाइज्ड ब्रांड जरूर बनाना, प्रोडक्ट को लोकलाइज्ड जरूर बनाना आपको। जिस भी नई मार्केट में जाओगे, बैग इस्तेमाल करने का गुजरातियों का तरीका अलग है, पर्स इस्तेमाल करने का, बैग इस्तेमाल कर, लेडीज पर्स इस्तेमाल करने का। बंगालीज का बिल्कुल अलग है। पंजाबी लेडीज के पर्स अलग होते हैं, बैग अलग होते हैं। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, यहां पे जो लैपटॉप बैग है अलग तरीके के होंगे। गुजराती के लैपटॉप बैग अलग तरीके के होंगे, उनके बड़े होते हैं, उनको कई बार बीच में कच्चे का पैसा भी डालना पड़ता है, बड़े बैग लेके घूमते हैं। क्षमा चाहता हूं, मैं बिल्कुल इनकरेज नहीं करता वैसे इन प्रैक्टिस को, तो आपको बता रहा हूं कि मार्केट कैसी है, मार्केट को समझ के जाइए। और जब बहुत ज्यादा पैसा आए तो रॉयल एलीट क्लब में आओ, आपको इनऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी सिखाएंगे वहां पे एक्सपेंशन की। आपको पैन इंडिया जाना है, ग्लोबल जाना है, इनऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी भी है। इनऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी कौन सी होती है, यू लुक फॉर अ स्मॉल प्लेयर इन अ न्यू लोकेशन और उसको खरीद लो, उठा लो। 100 रुपए की चीज को 20 रुपए में खरीद लो। ओला ने टैक्सी फॉर श्योर खरीदा, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीदा। तो ये इनऑर्गेनिक स्ट्रैटेजीज हैं। आज तक गौतम भाई अडानी ने अपना कोई बिजनेस नहीं बनाया, उन्होंने सब बिजनेस खरीदे ही हैं। आर्सेलर मित्तल ने, जो स्टील के दुनिया के किंग है सबसे बड़े, सारे बिजनेस प्लांट खरीदे हैं उन्होंने, खुद नहीं खोले उन्होंने। तो ये हम लोग जो आप में से अच्छे जो एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं, अभी इस समय हमारे साथ 273 लोग हैं, आप में से कम ऐसे 30-40 लोग होंगे जो एक्सपैंड कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपकी कंपनी को नर्चर करूं, तो मैं आपको आइडिया टू आईपीओ का प्रोडक्ट समझा देता हूं कि एक कम समय में पैन इंडिया ग्रोथ आपको कैसे मिलेगी, ग्लोबल ग्रोथ कैसे मिलेगी। आप आईपीओ पे बहुत सारी कंपनी एसएमए लिस्टिंग और मेन बोर्ड लिस्टिंग के लिए रेडी होती हैं, पर उनको पता नहीं होता है या थोड़ी कमियां रह जाती हैं, उनको हम रेडी कर रहे हैं। ऐसी 100 कंपनी हम लोग एक्वायर कर रहे हैं, जिससे मार्केट में आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, ब्रांड इक्विटी बढ़ती है, आपके पास लिक्विडिटी आता है, पैसा आता है बाजार से। जैसे मैंने आपको उनका उदाहरण दिया था, क्या नाम है, आचार्य मनीष का उदाहरण देता हूं मैं आपको। जब हमारे पास आए थे तो उस समय उनके खाली 40 क्लिनिक थे और 20 करोड़ का रेवेन्यू था। आज उनकी कंपनी, अब मैंने लेटेस्ट चेक करी, 3,000 करोड़ की हो गई है 3 साल में। कहां 20 करोड़ से 3,000 करोड़, क्यों? क्योंकि राइट टाइम पे आईपीओ लेकर के आया उनका, और इस समय उनको मल्टीपल अच्छा मिल रहा है। जब आप कच्चे का धंधा करते हो तो आपको मल्टीपल अच्छा नहीं मिलता क्योंकि आप प्रॉफिट नहीं दिखा पाते। पक्की का धंधा करते हो आपको मल्टीपल्स मिलते हैं बाजार में। जिस समय उनका प्रॉफिट 25-30 करोड़ था तब उनको मल्टीपल कम मिलता था, तब उनको मल्टीपल मिलता था 15-20 का। जब प्रॉफिट 50 करोड़ पार करता है तो मल्टीपल हो गया 40-45 का, और जैसे ही वो 200-250 करोड़ के प्रॉफिट को पार कर जाएंगे तो उनको मल्टीपल मिलेगा 80 गुने का। तो इसलिए वेरी सून मुझे ऐसा लगता है कि वो 15 से 20,000 करोड़ की कंपनी बन जाएंगे आने वाले समय में। और आपको भी अगर उधर जाना है, उस जगह पहुंचना है, आपको 5वां गियर लगाना है, ग्रोथ का 6ठा गियर लगाना है। बिजनेस बनाना एक बात है, उसको आईपीओ तक पहुंचाना दूसरी बात है। तो आप हमारे यहाँ पे एक लिंक दिया आपको, मोहम्मद दनियाल ने सबको लिंक भेजा है, उस लिंक को फिल कर लीजिए, चैट बॉक्स में लिंक होगा। उस लिंक में खाली 2-3 सवाल है, आपका फोन नंबर मांगेंगे और आपका इंटरेस्ट मांग लेंगे कि क्या करना चाहते हो आप आगे। तो आपके आइडिया
ने एक बिजनेस को बनाया और फिर हम लोग नर्चर करके आपको अलग अलग चीजें दे करके, जिसमें हम आपके डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, फ्रेंचाइजी चाहिए, रिटेलर चाहिए, पोटेंशियल कस्टमर चाहिए, आपको आईपीओ तक के लिए रेडी करना है। 30 महीने का टाइम फ्रेम हम लेते हैं, 2.5 साल के अंदर आपको ले जाते हैं वहां तक, ताकि आप एक वेल्थ बिल्ड कर सको। आपके बिजनेस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स एसओपीज बनाते हैं, ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी को एस्टैब्लिश करते हैं बाजार में। बढ़िया मैन पावर कैसे टिके, कैसे रहे, एफिशिएंट कैपिटल को डिप्लॉय कैसे करोगे, कर्जा ना हो जाए आप पे। एचआरएमएस का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स हैं, वेबसाइट बिल्डिंग सॉफ्टवेयर हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस और एनालिसिस करना है, डिजिटल मार्केटिंग आपकी करनी है, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सोल्यूशन देने हैं, आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर चाहिए, आपको और ऑटोमेशन चाहिए। तो जिनका भी बड़ा ग्रोथ प्लान है, वहां जाना चाहते हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। अनमोल धर से आप कांटेक्ट कर सकते हो। अनमोल सर के अलावा तुषार जॉली जी यहाँ पे हैं, इनको प्राइवेट चैट बॉक्स में तुषार जॉली जी, अनमोल धर जी को आप मैसेज भी कर सकते हो, या आप ये फॉर्म भर सकते हो। अगर आपका क्लियर विजन है, आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट है और आप कुछ काम कर पाए अभी तक, तो फिर हम आपको आपका एनालिसिस करेंगे। और अगर हमारे को नेगेटिव मार्केट नहीं दिखाई पड़ी आपकी और कुछ हमारे को अच्छे सिम्टम दिखे, तो फिर हम आपकी कंपनी में शेयर होल्डर बन जाते हैं। एक छोटा हम लोग आपकी कंपनी के अंदर छोटा हिस्सा लेते हैं, हिस्सेदारी ले लेते हैं, और उस हिस्सेदारी को लेकर के हम आपको बिल्ड करते हैं। जैसे आर्टिस्ट के लिए यशराज या क्रिकेटर्स के लिए इंडियन टीम तक पहुंचना बड़ी बात होती है, या यशराज फिल्म तक पहुंचना बड़ी बात होती है, वैसे ही बिजनेसमैन के लिए आईपीओ तक पहुंचना एक बड़ी बात होती है। तो आईपीओ सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि एक ड्रीम डेस्टिनेशन है आपके लिए। तो स्ट्रगल से सक्सेस तक का एक रोड मैप है, तो जिसको मैं पॉसिबल कर रहा हूं। ऐसी मैं 100 कंपनीज बिल्ड कर रहा हूं, और इस साल के एंड तक आते आते, कैलेंडर ईयर December 31 आते आते, हम 100 कंपनीज अपनी पोर्टफोलियो में ला चुके होंगे। जैसे मैंने बताया, अभी तक 12 हमने फाइनल करी हैं। आगे चलते हैं। हाँ जी, आरईसी इज ओनली फॉर 50 पार्टिसिपेंट। ठीक बात है। आई एम फैमिली फूड बिजनेस, 43 ईयर ओल्ड, हैविंग इशू टेक डिसीजन बिकॉज ऑफ जनरेशन गैप्स, व्हाट टू डू, नितेश शाह। ये क्वेश्चंस आप अपने कोचेस को दे दीजिए, और मैं अगले सेशन के अंदर, यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं रैंडम, मैं अगले सेशन के अंदर इनको साथ में सामने लिख करके लेके आऊंगा अपने। अब मैं आगे छठे सवाल की तरफ चलता हूं। मैं फाउंडर और सीईओ हूं 2 साल पुराने स्टार्टअप का। मेरी टीम बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने रियलाइज किया जब तक मैं डेली ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं होता हूं, काम ठीक से नहीं होता है। This is adversely hampering my growth prospects. Please share the technique where I can also drink lemonade on Dubai beach and my business is running smooth. जैसा कि आपने अपने एक वीडियो में बोला है। विक्रम सिंह गुड़गांव से। थैंक यू विक्रम, थैंक यू। सवाल समझ गया मैं आपका। आपका सवाल यह है कि आपको डेली ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होना पड़ता है और आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, और आपकी टीम अच्छी है, लेकिन आपको इन्वॉल्व हुए बिना काम होता नहीं है, और आपको लेमोनेड पीना है दुबई के बीच पे, ताकि आप बिजनेस आपका पीछे चलता रहे। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं, अपने बिजनेस को 2 हिस्सों में डिवाइड करो, अपने की पर्सन रिस्क को खत्म करो। एक है सीईओ और एक है सीईओ ऑफिस। आप फाउंडर एंड सीईओ हैं, आप अलग, और आपका सीईओ ऑफिस अलग कर दो। सीईओ ऑफिस में 3-4 तरह के लोग होते हैं। ये ऑपरेशन ओरिएंटेड टास्क करते हैं, और आप ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क करते हो, जिससे बड़ी ग्रोथ आती हो। ऑपरेशन मतलब चलता हुआ बिजनेस संभालना, ग्रोथ मतलब बिजनेस को बढ़ाना। 2 अलग हिस्सों में अपने दिन को डिवाइड कर लो, और अपनी एक टीम बिल्ड करो, इंटरनल टीम, ताकि आप ग्रोथ ओरिएंटेड टास्क पे काम करो, इनोवेशन पे काम करो, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे काम करो, नई बिजनेस स्ट्रैटेजी पे काम करो, $1 बिलियन कंपनी बनाने पे काम करो। आप अपने टाइम को मैनेज कर सको, आप अनप्रोडक्टिव मीटिंग से बच के निकलो, और ये वो सारी की सारी चीजें संभाल लेंगे। तो उसमें 3 तरह के लोग, 4 तरह के लोग होते हैं। एक होता है पीए, पर्सनल असिस्टेंट, उसके ऊपर होता है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, उसके ऊपर होता है चीफ ऑफ स्टाफ, और इन 3 के अलावा होता है एमआईएस, जो रिपोर्ट्स बनाएगा। जो पर्सनल असिस्टेंट होते हैं वो मिल जाते हैं आपको 25,000 रुपए महीने पे। तो शुरुआत में जब छोटी कंपनी है आपकी, तो आपकी टाइम टेबल, आपकी फोन कॉल्स, आपकी अपॉइंटमेंट्स, आपका फ्रंट डेस्क, आपका ट्रैवल, आपकी क्लाइंट की फाइल, आपकी क्लाइंट मीटिंग्स, आपके ईमेल फैक्स, ये सब चीजें आपका पर्सनल असिस्टेंट कर सकता है, जो 25,000 रुपए महीना लेता हो, 30,000 रुपए महीना लेता हूं। जब आपकी कंपनी बड़े होने लगती है, तो आपको फिर पर्सनल असिस्टेंट से काम नहीं चलेगा, आपको इंटेलिजेंट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट चाहिए, जो एमआईएस के बंदे के साथ में मिलकर काम करे। ये होना चाहिए फाइनेंस का एमबीए या चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये एमआईएस की रिपोर्ट बनाएगा, कंपनी की एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाएगा, डिपार्टमेंट वाइज बनाएगा, फंक्शन वाइज बनाएगा। ये आपके डैशबोर्ड बना के आपको दे देगा, सारे रिपोर्ट्स बना करके, कि ये आदमी रेड में, ये ब्लू में, ये ग्रीन में। रेड में मतलब नॉन परफॉर्मर है, ब्लू मतलब एवरेज परफॉर्मर है, ग्रीन मतलब टॉप परफॉर्मर है।
ये आपके ऑफिस का ना एक एम्बेसडर होगा। तो ये सारे ऑपरेशंस मैनेज करेगी टीम, सीईओ ऑफिस, और आप ज्यादा समय ग्रोथ पे लगाओगे। आप दिन में 2-3 घंटा ऑपरेशंस को दे दोगे और बाकी बचे हुए दिन में 6 घंटे आप खाली ग्रोथ पे लगाओगे। क्योंकि आपकी क्लाइंट कॉल भी ये देख लेगा, आपकी एक्सेल शीट भी ये देख लेगा, आपका डिसीजन मेकिंग भी ये देख लेगा, आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी ये देख लेगा, है ना। पर जब आप इससे और आगे चलते हो, एमबीए फाइनेंस चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हो गया, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट आपको मिल जाएगा 2 लाख रुपए महीने पे, 2.5 लाख रुपए महीने पे। अच्छा, और आगे जाते हो तो चीफ ऑफ स्टाफ, जैसे आर्मी में भी होता है चीफ ऑफ स्टाफ। चीफ ऑफ स्टाफ आपको मिल जाएगा समझो 4 लाख रुपए महीने पे, 5 लाख रुपए महीने पे। ये क्या करेगा, ये आपको पूरा बर्ड आई व्यू दे देगा, ये सारे डिपार्टमेंट को आपस में कनेक्ट करके रखेगा, ये सारे ऑपरेशन देखेगा रोज के, ये डिपार्टमेंट के लीडर्स के टाइम को भी मैनेज कर लेगा, डिसीजन और प्रायोरिटी अरेंज कर लेगा, कंपनी को अलाइन करके रखेगा। ये आपका गोल है, ये आपका रोल है, ये आपके केपीआई है। ये आप वो इन्वेस्टर्स को भी एंगेज कर लेगा, डिसीजन फ्रेम कर लेगा, आपकी कंपनी में कोच की तरह काम करेगा, चेंज एजेंट होगा, जो थोड़ा चेंज लाना, परिवर्तन लेके आना कंपनी में। इस पर आप विश्वास करते हो, आप भरोसा करते हो, ट्रस्टेड एडवाइजर है आपका। ये गेट कीपर बन जाता है जो आपका टाइम सेव करता है। और ये आपका एक राइट हैंड मैन बन जाता है, और आप अब सारा समय अपना ज्यादा ग्रोथ पे लगा पाएंगे। दिन में 6 घंटा, 2 घंटा ऑपरेशंस में इनके साथ बैठेंगे, बाकी टाइम आप खाली ग्रोथ पे लगाते हैं। बिजनेस एक्सपेंशन अगर आप करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, अभी मेरे साथ में इस समय 278 लोग हैं, 278 लोगों को फिर से यही बोलूंगा, एक्सपेंशन बिजनेस का हो तो बेस्ट है, टेंशन का हो तो बेस्ट नहीं है। और तभी पॉसिबल होगा जब सही स्ट्रैटेजीज आते हो। तो आरईसी और आईपीओ, ये 2 चीजें मैंने आपको बताई हैं। रॉयल एलीट क्लब, बिजनेस फैलाना है तो खुद को ऑपरेशन से फ्री रखना होगा। तो आरईसी में मैं वही स्ट्रैटेजी बताता हूं जिससे मैं आप ऑपरेशन से बाहर निकल सकें, एसओपीज बना सकें, वैल्यू क्रिएशन कर सकें, आप एक कॉर्नर स्टोर से चेन बना सकें, पूरी डिस्ट्रीब्यूशन वेब तैयार करें, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन करें, और जब अपने पोटेंशियल पर जाते हैं तब आपकी कंपनी की लिस्टिंग हो जाए। तो ये दोनों के बारे में आप जरूर, यहां लिंक आ रहा होगा, लिंक में पता कर लीजिएगा, अपना अपना डिटेल दे दीजिए। बस खाली 2-3 चीजें देनी है, वहां मोबाइल नंबर देना है आपको और आपका इंटरेस्ट एरिया देना है। मैं यहाँ पे लिंक है, इस समय डाल दिया लिंक, अभी लिंक नहीं आया है। Yes, sir. लिंक डाल दिया है एंड ये मेरे को मिला है, लिंक मिला है, मैं लिंक खोल रहा हूं। आरईसी इंक्वायरी इंटरेस्ट फॉर्म ऐसे लिखा हुआ आ रहा होगा लिंक पे। यहां अपना मोबाइल नंबर डालो और आपको किसने इनवाइट किया ये लिख दो। आपके लीडरशिप फनल कोच ने इनवाइट किया है, एलएफपी मतलब लीडरशिप फनल कोच ने, या चैनल पार्टनर या आईबीसी ने इनवाइट किया है, या आप कहीं और से आए हैं, किसी और ने इनवाइट किया है। और इंक्वायरी आप किसके बारे में करना चाहते हो, लीडरशिप फनल के बारे में, रॉयल एलीट क्लब के बारे में, इंडियन बिजनेस टेल यानी कि अपनी प्रमोशन मार्केटिंग कराने के बारे में, या आइडिया टू आईपीओ के बारे में। रेटिंग अगर मन करे इस वेबिनार का तो दे दीजिए, नहीं मन करे तो वो जरूरी नहीं है रेटिंग, क्योंकि वो रेड स्टार। सेम इन माय कंपनी इन ऑर्डर टू जस्टिफाई माई सेल्फ एज एन इफेक्टिव एफिशिएंट लीडर, प्रकाश पी, दिल्ली। ओके प्रकाश भाई, आपको जूम इन जूम आउट समझना है। जूम इन जूम आउट क्या होता है? जूम इन जूम आउट को ऐसे समझ लो, जूम इन हो गया मैनेज करना टीम को, जूम आउट हो गया टीम को डेलीगेट करना, बड़ी पिक्चर देखना। जूम इन हो गया एक्सेल फाइल्स की डिटेल में जाना, एक एक डेटा को पढ़ना। जूम आउट हो गया बड़ी बिजनेस की स्ट्रैटेजी को संभालना। तो आपका काम है ज्यादा जूम आउट करके बड़ी पिक्चर को देखना, ग्रोथ का। और पिछले सवाल में मैंने बताया था, सीईओ ऑफिस की टीम का काम है ऑपरेशंस के साथ में जूम इन करके चले। जैसे द्रोणाचार्य ने किया, जब बच्चे छोटे थे सारे के सारे, कौरव और पांडव, तो उनको हाथ पकड़ पकड़ के धनुष बाण सिखाया, उसको बोलते हैं मैनेजिंग, कंट्रोल किया। फिर जब वो परफेक्ट हो गए तो उनकी प्रैक्टिस वॉर कराया, उसको बोलते हैं कोचिंग, थोड़ा सा जूम मिड कर दिया। और जब बिल्कुल परफेक्ट हो गए, बैटलफील्ड में गए, तो डेलीगेटिंग, एमसीडी, मैनेजिंग, कोचिंग, डेलीगेटिंग। मैनेजिंग हो गया जूम इन, कोचिंग हो गया जूम मिड, डेलीगेटिंग हो गया जूम आउट। मैनेज, तो ये बेसिकली इन तीनों का फर्क समझना है, वो कब किसको इस्तेमाल करना है। मैनेजिंग का मतलब हो गया हैंड कफ, उसके हाथ ऐसे पकड़ के काम कराओ, क्योंकि इसको काम नहीं आता, नया बंदा है। कोचिंग हो गया हैंड होल्ड, हैंड कफ नहीं, हैंड कफ हो गया हथकड़ी, हैंड होल्ड मतलब हाथ मिला के काम करो। और डेलीगेटिंग हो गया हैंड्स फ्री। ये 3 अलग अलग स्टेजेस हो गई। मैनेजिंग किसके साथ करना है? जब वो किसी टास्क में नया हो, उसको क्लोज सुपरविजन चाहिए, उसे कंट्रोल करना पड़ रहा है, उसको डायरेक्ट करना पड़ रहा है, उसको इंस्ट्रक्ट करना पड़ रहा है, उसको बताना पड़ रहा है, उससे पूछना नहीं, उसको बताना है। वो नया है अभी बंदा, उसको बोलेंगे जूम इन, अच्छे से डिटेल में फीडबैक दो, वन वे कम्युनिकेशन, खाली बताना है।
जैसे शुरू शुरू में भगवान ने भगवत गीता में किया, क्लैब्यम मास्मा गमा पार्था नए तत्व उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। तो भगवान ने कहा तेरा दुर्बल हृदय है, डांट लगा दी, हैंडकफ कर दिया, हथकड़ी लगा दी शुरू में, दूसरे अध्याय की स्टार्टिंग में ही। लेकिन जैसे आगे बढ़ेंगे भगवान तो फिर क्या करेंगे, हैंड होल्ड करेंगे गीता में, और लास्ट में गीता के एंड में कर देंगे डेलीगेशन, हैंड फ्री यथा इच्छसी तथा कुरु। तो अलग अलग स्टेजेस पर उन्होंने अर्जुन के साथ अलग अलग तरीके डील किया। ये होता है जूम इन जूम आउट। जब आप जूम मिड पे आते हो, ये वो बंदा है थोड़ा बहुत काम सीख गया है, आपका 70-80% आपके बराबर कर लेता है काम, 60-70% कर लेता है, तो अब इसको क्या है, हैंड होल्ड करना है। अब हथकड़ी नहीं लगानी, अभी पूरा खुला भी नहीं छोड़ना है, इसको फीड फॉरवर्ड देना, इसको इन्वॉल्व करके रखो, इसको डेवलप करो, इनकरेज करो, इसको सुनो भी थोड़ा थोड़ा, इसको सपोर्ट करो, इसकी इंसाइट को फैसिलिटेट करो। तो ये हो गया लूम मिड, हैंड होल्ड, जो कि पूरी भगवद गीता में बीच में भगवान ने लूम मिड करके रखा था। फाइनली है डेलीगेशन, अब छोड़ दो काम को, वो सीख गया, पूरा सीख गया है, ये हैंड्स फ्री, ये है लूम आउट, यह आपने डेलीगेट कर दिया, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड ओवर कर दी उसको। अब थोड़ा डिस्टेंस से आप उसको सपोर्ट करते हो, उसका उत्साह बढ़ाते हो, उससे फीडबैक मांगते हो, उसके साथ विजन को अलाइन करके रखते हो, ये है हैंड्स फ्री। जब आदमी ट्रेंड होता है ना, तो उसको उसके बीच में ज्यादा अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए, अड़ंगा तब लगाना चाहिए जब बिल्कुल नया होता है। तो ये जैसे लास्ट में किया भगवान ने, पूरी गीता सुना दी, ट्रेन हो गया अर्जुन। लास्ट में क्या बोले, विम्रशे तदशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे करो, मैंने तुम्हें पूरी गीता सुना दी है अर्जुन, उस पर चिंतन करो और जैसे इच्छा हो वैसे करो, डेलीगेट कर दिया, एमसीडी। तो मुझे लगता है कंप्यूटर कोचिंग इंस्टीट्यूट को कैसे बड़ा करें, ये सब क्वेश्चन आप भेज दीजिएगा। मैं अगले हफ्ते फिर से आ रहा हूं, क्या तारीख को आ रहा हूं मैम? मैं 10 तारीख को, ठीक है, 10 तारीख के लिए मैं दोबारा आ रहा हूं। अपने कोचेस को क्वेश्चन भेजिए, वहां भी क्वेश्चन लूंगा। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं लास्ट में जाने से पहले, और फिर से याद दिलाता हूं आपको, हम लिंक भेज रहे हैं, इन लिंक्स को अपने पास इसमें अपने फॉर्म भरिएगा, अपनी डिटेल भरिएगा। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया मेरे पास में, वो भी ले लेता हूं। मैं एक रिटायर्ड टीचर हूं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाती हूं, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट में बात हुई है अभी, देश भर में स्टूडेंट की कम्युनिटी बनाऊं और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनूं। मैं चाहती हूं ऐसा करूं, तो कैसे किया जाए? इनका नाम है डॉक्टर मंजू मिश्रा, नागपुर से। मंजू मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मंजू मिश्रा, किसी ने कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी सवाल पूछा ही था। तो बेसिकली अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट को बढ़ाना है तो थोड़ा वीडियो इन्फ्लुएंसर बनो, साथ साथ माइक्रो वीडियो मास्टरी बिल्ड करो। आप टीचर प्रेन्योरशिप के ऊपर मैंने एक वेबिनार किया था पूरा, अगर ये आपने कर लिया, जिंदगी अपने आप जाएगी सुधार। वीडियो इन्फ्लुएंसर बनो। अगर आप इंडिविजुअल हो तो, ऑर्गेनाइजेशन हो, पूरी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर रहे हो, तो फिर आप प्रोसेस इन्फ्लुएंसर बनो। फर्क है दोनों में। खान सर, विकास दिव्य कीर्ति सर, ओझा सर, और एक एलन आकाश, दोनों में से अपनी पहले स्ट्रैटेजी डिसाइड करो, कौन सी स्ट्रैटेजी पे आपको जाना है। अगर ये वाली स्ट्रैटेजी पे जाना है तो आपको बता दूं, 25,000 चैनल है जिनके आज हमारे देश में, जिनके 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। यूट्यूब आज सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है गूगल के बाद दुनिया में, और वाइड रेंज ऑफ कंटेंट है वहां पे। 500 करोड़ वीडियो व्यूज रोज के हैं, 500 करोड़ वीडियो व्यूज रोज के यूट्यूब पे। यूट्यूब की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, तो यूट्यूब पे अपने आप को बिल्ड करो। एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म है और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहां पे, जिसको अपन कई बार मिस कर जाते हैं। मैंने आज भी केवल 9% एसएमईज के अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, छोटी छोटी कंपनी हैं, आज भी केवल 9% ने अपने यूट्यूब चैनल बनाया है। और जो दुकानदार टाइप हैं और जो छोटे मोटे हैं, बहुत एमएसएमई भी रजिस्टर्ड नहीं है, जो एसएमई एमएसएमई भी रजिस्टर्ड नहीं है, उनमें से केवल लेस देन 1% है जिन्होंने अपनी दुकान चलाने के लिए अपने यूट्यूब पे अपने आप को प्रमोट किया है। लेस देन 1%। आप सोचो ना, आपको तो क्या करना है, अपने चैनल का नाम डिसाइड करो जो कि आपकी आइडेंटिटी को मैच करता हो, एक यूनिक सा नाम हो, एक ऐसा नाम हो जिससे आपका पर्पस, आपका रिकॉल पता चलता हो, इजी कीवर्ड सर्च हो, टंग ट्विस्टर ना हो, मुश्किल नाम ना हो, फेमिलियर सा नाम हो, एक सिंपल सा अच्छा सा नाम रखो, राइट कंटेंट डालो। जो कंटेंट, मतलब कंटेंट ही 3 ही प्रकार के होते हैं, एक यस है, एक नो है, एक वाव है। यस है, नो है, यस मतलब हाँ ठीक है, नो मतलब इसको कभी नहीं देखूंगा, वाव मतलब इसको बार बार आके सुनूंगा। तो कंटेंट से आपकी कॉन्वर्सेशंस अपने आप बनने लग जाएंगे, लोग चर्चा करने लगेंगे आपके बारे में, खूब चर्चा होने लगेगी। अगर आपको वायरल होना है तो वैल्यूएबल होना पड़ेगा। रिलेटेबिलिटी और वायरलिटी, ये है जय और वीरू की जोड़ी।
रिलेटेबल कंटेंट हो और वायरल बनने लायक हो। अगर देखने वाला आपकी वीडियो से जुड़ गया तो समझ लो आपके कंटेंट का हवाई जहाज वायरलिटी के आसमान में उड़ गया। वैसा कंटेंट तैयार करो जो कि लोग शेयर करने में उनकी इज्जत बढ़ती हो। शेयर करें ताकि लोग आपके बारे में बातचीत करनी शुरू करें। हमारा जॉब ये नहीं है कि हम नया नया कंटेंट क्रिएट करें, हमारा जॉब है कि हम लोगों की जिंदगी को पे असर ला सकें। बस बात बन जाएगी आपकी। एक वीडियो प्रोडक्शन का वर्कफ्लो बन जाएगा। आपने जैसे मैं वापस आप वीडियो प्रोडक्शन का वर्कफ्लो लेके आ रहा हूं गीता इन एक्शन का। अभी बड़ा भारत शो को कंप्लीट कर दिया है, द विवेक बिंद्रा शो लेके आ रहा हूं एक, और अपना वर्कफ्लो बनाओ उसके अंदर। हमने भी आपके लिए इंडियन बिजनेस टेल्स एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इंडियन बिजनेस टेल्स, जहां पे आप कोलैबोरेट करते हो हमारे चैनल के साथ में। बहुत हमने प्राइस फ्रेंडली, कॉस्ट फ्रेंडली प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसमें आप लाइमलाइट पे आते हो इन्फ्लुएंसर्स के साथ में, हमारे साथ में आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। इंडियन बिजनेस टेल, आपकी स्टोरी सुनाते हैं वहां पे सोशल मीडिया पे, कराउजल्स के थ्रू और छोटे रील्स के थ्रू। इंडियन बिजनेस टेल्स। आज हमारे टोटल मिलाकर के 43 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टा वगैरह मिला देते हैं तो। वहां पे सब जगह हम आपकी स्टोरीज बनाकर डालते हैं। उसमें आपकी कराउजल डिजाइनिंग होती है, 60 सेकंड की रील्स बनती हैं, और कंटेंट राइटिंग और प्रोडक्शन होता है। आपको इनबाउंड कस्टमर का फ्लो आने लग जाता है, बड़ा बेनिफिट होता है। ग्लोबल रिकग्निशन मिलेगी आपको, आपकी क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बिल्ड होगा, लॉयल कस्टमर बेस होगा, राइट ऑडियंस आपको मिलेगी जो एंटरप्रेन्योर अगर आपको चाहिए तो। प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि कई बार गिरने और फिर गिर के संभल जाने की एक स्टोरी भी है। और ये स्टोरी आपको पूरी दुनिया सुनना चाहती है। कहानी होगी आपकी, सुनाऊंगा मैं इंडियन बिजनेस टेल्स में, आईबीटी में। उसके लिए आप अपने लिंक में बता सकते हो अगर आपको अपनी कहानी सुनानी है सब लोगों को। तो मैं हरसिमरन मैम, क्योंकि समय की एक सीमा थी, 1 घंटे का था, लगभग 9:10 हो गए हैं। आपको समराइज करने के लिए मैं इन्वाइट करता हूं, आप लोगों को रॉयल एलीट क्लब में इन्वाइट करिए। और रॉयल एलीट क्लब एक ऐसा प्रोग्राम है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको आना चाहिए इसमें। और इसमें लीडरशिप फनल के पार्टिसिपेंट के लिए हमने 50,000 रुपए का डिस्काउंट रखा हुआ है। अगर आप लीडरशिप फनल के पार्टिसिपेंट हैं, कभी भी आपने लीडरशिप फनल अटेंड किया है, तो 50,000 रुपीज का डिस्काउंट रखा हुआ है हमने। आप उसके बारे में पता कर लीजिएगा, अपने कोचेस से पता कर लीजिए, या जिस भी आईबीसी चैनल पार्टनर ने आपको इन्वाइट किया है उनसे इसके बारे में पता कर लीजिए। इन्वाइटिंग यू ओवर टू यू हरसिमरन मैडम, धन्यवाद। Thank you so much, Vivek sir. इतना power packed session था, और I think very very nice, beautiful. Thank you so much for taking out time.